आज के लेक्चर को हम लोग कैसे शुरू करें, क्या करें। वर्क पावर एनर्जी तो बिल्कुल अपने फ्लो में है और लगभग मुझे जैसा लगता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लगभग सारी बातें हमने वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, पावर डिलीवर्ड का जो वैल्यू होता है कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपको वर्क डन का वैल्यू, मतलब हर चीज़ें वो बेसिकली जो वर्क एनर्जी पावर के लिए आपको ज़रूरत थी वो सब कुछ मैंने कर दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपका अभी बच रहा है जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा कॉन्सेप्ट है, सवाल सॉल्व करने में उसका बहुत भरपूर तरीके से हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं है, उससे पहले बहुत सारा काम है जो अभी करना हम लोगों को है। आज इस लेक्चर को हम इसीलिए भी आपको कहते हैं कि देखिए, जब कभी भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं, अच्छे प्रिपरेशन के लिए आपको आईआईटी का क्वेश्चन बैंक एक बार जरूर देखना चाहिए, और देखना ही नहीं चाहिए बल्कि ये प्रयास हो कि उसके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स पर हम काम करें, ताकि उससे जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, जो माइंड ओपन होगा, वो आगे बहुत फायदा करता है। हम भी आज एक क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, एक ना तो क्वेश्चन आपको जेई का भरपूर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसकी आपको परवाह नहीं करनी है, लेकिन एक एक सवाल पर विचार करना है। आपको वीडियो जीरो से लेकर के हीरो बनने के लिए शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि ये आपकी चाहत होनी चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकूं। प्रॉब्लम तो सबके सामने होता है, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जेई का जिसका सॉल्यूशन उपलब्ध नहीं है, पर उससे मतलब नहीं है, उसको समझना एक कलाकारी की बात होती है। इस सवाल में एक डायग्राम भी है, वो डायग्राम मैं आपके सामने ला करके रख रहा हूँ। डायग्राम में ही मैक्सिमम डेटा इसका सेट किया गया है, ये इस तरह से है, और यहाँ से इसको छोड़ा गया है। एम मास का पार्टिकल है, बॉल है कोई, इसका जो हाइट है वो ग्राउंड से एच का वैल्यू 2 मीटर के बराबर, ये सवाल में दिया हुआ है इसका डायग्राम। और ये रफ ट्रैक है, ये भी पूरा रफ ट्रैक है। ये पॉइंट को पी बताया गया है, ये क्यू है, और यहाँ कोई आर है पॉइंट जहाँ कर ये आकर के ये रेस्ट में आ जाता है। जो बाकी डेटा है इसका, वो डेटा 30 डिग्री का एंगल है, और बाकी और कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ये एंगल जो है ना वो 30 डिग्री बता रहा है, और ये डिस्टेंस x यही है। अब बाकी कुछ भी नहीं जरूरत है, देखा जाए। मैं सवाल पढ़ता हूं, आप सवाल को मेरे साथ समझने की कोशिश करो, और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे वापस, तो सॉल्यूशन पर भी काम करेंगे। करने के लिए तो आया ये। अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m, पहली बात, सवाल का मास दिया हुआ, सवाल में पार्टिकल का मास दिया हुआ नहीं है, m लिखा है। अ पॉइंट पार्टिकल यही है ऑफ मास m मूव्स अलोंग द यूनिफॉर्म रफ ट्रैक, है ना, रफ ट्रैक पी क्यू आर, ये पी क्यू आर यही रफ ट्रैक है, यानी यह भी ट्रैक रफ है, और जो ये वाला ट्रैक है ये भी आपका रफ है, दोनों ही रफ है, मतलब फ्रिक्शन है दोनों पे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट सब जगह पर लागू है। रफ है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा ही, एज शोन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड रफ ट्रैक इज ट्रैक इज म्यू। पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड, कहां से रिलीज किया गया है, पी पॉइंट से। पार्टिकल को रिलीज कहां से किया गया है, पी पॉइंट से, एंड इट कम्स टू रेस्ट एट आर, वहां पर आकर के फिर ये रेस्ट में आ जाता है। द एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉल ओवर द पाथ पी क्यू एंड क्यू आर इक्वल। पी क्यू एंड क्यू आर दोनों ही पाथ के जो अलोंग इसका एनर्जी लॉस हुआ है वो बराबर है। तब कहता है कि बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, और इस डिस्टेंस x का मान, ये जो x है ना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका वैल्यू कितना है, यही x मांगता है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो खैर यहाँ भी म्यू है। तो पहली बार आप थोड़ा समझने की ये कोशिश करें कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, सवाल क्या मांग रहा है। सवाल को फिर से एक बार देखा जाए, सवाल को पर विचार कर लेंगे तो जवाब आ ही जाएगा। कहता है कि एक रफ ट्रैक है, जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये है हॉरिजॉन्टल, यानी आप ये समझ लो कि
ये बिल्कुल खड़ा है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये जो है ना इस तरह से खड़ा है, और ट्रैक ऐसा है इस तरह से, ऐसा है इस तरह से, और इसीलिए इसको यहाँ से जब रिलीज किया जाता है तो ये यहाँ आता है। एक चीज और सवाल में दिया हुआ है कि यहाँ से तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, और इस डायरेक्शन से आने के बाद जो फिर ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो ऐसे में कोई एनर्जी लॉस उसका नहीं हो रहा है। ये सवाल में एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत लेंदी ना हो इसलिए मैंने वो लाइन आपको माइनस कर लिया। तो अब आपको कहता है कि क्या करें, आपको एक्स निकालना है और म्यू निकालना है। कैसे सवाल को स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एनर्जी लॉस जो होता है इसके इस ट्रैक और इस ट्रैक के अलोंग वो इक्वल है, ऐसा सवाल ने हमें बोला है। जब ऐसा सवाल ने बोला है तो उसका यूज करेंगे ना। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जब ये पार्टिकल उतरता है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v के बराबर हो जाती है। क्लियर है? अब बड़ा ही मतलब ढंग का सवाल है, आप पहले इसको गौर से देखें। आप एक बात बताएं कि अगर ये पार्टिकल P से गिर करके Q पर आता है तो कितना एनर्जी इसका लॉस हुआ? यहां पर इसकी एनर्जी कितनी थी? mgh के बराबर थी, और यहां आने के बाद इसकी एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv² हुई। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी इसका यहां पर mgh था, ये पता है, क्योंकि h इक्वल टू 0 का लेवल है ये मेरा, ये रिफरेंस लेवल है। तो अगर मैं एनर्जी लॉस की बात करूं तो यहाँ की एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी P पॉइंट पर कितना होगा? mgh के इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी Q पॉइंट पर कितना होगा? 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी Q पॉइंट पर कितना होगा? सपोज कीजिए हाफ mv², हमने यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी मान ली, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हुई। तो एनर्जी जो इसका यहाँ पर लॉस हुआ यहाँ से यहाँ आने में, वह एनर्जी किसने लॉस करवाया? तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन इसमें है, तो फ्रिक्शन के फोर्स ने वर्क किया, और जब फ्रिक्शन के फोर्स ने वर्क किया तो उसी वर्क में एनर्जी गई है। लेकिन पूरी की पूरी पोटेंशियल वो खत्म नहीं हुआ है, उसके वर्क के बाद भी यहाँ पर हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ के बाद अगर मैं कहता हूं अलोंग पाथ PQ की मैं बात करता हूं, थोड़ा अलोंग पाथ PQ है ना, आपके देखिए क्या होगा? mgh माइनस हाफ mv² इक्वल टू, अगर यहां पर देखा जाए तो ये इसका mg हो जाएगा, इधर क्या होगा? इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स इधर काम करेगा, और यहाँ पे अगर वो थीटा है तो ये mg cos थीटा आपको भी मालूम है। mg sin थीटा का बहुत बड़ा काम अभी हम लोगों से लेना नहीं है, हमें फ्रिक्शन के फोर्स से मतलब है। मैं काइनेमेटिकल रिलेशन में नहीं जा रहा हूँ mg sin थीटा से। बहरहाल हमें एनर्जी लॉस ये नहीं करवा रहा, एनर्जी लॉस हमको ये फोर्स करवा रहा है। ये इस फोर्स का वैल्यू हो ही जाएगा क्या? म्यू mg cos थीटा और इनटू इस पाथ की लंबाई, चूंकि यहां से यहां तक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क भी देखेंगे ना, और जब लॉस हम बोल दिए तो यहाँ माइनस साइन देना जरूरी नहीं है। इसकी लंबाई हो जाएगी कितनी बता दीजिए? ये PQ की लंबाई क्या होगा? देखा जाए ये 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 2/PQ। सो PQ का वैल्यू मेरे समझ से आ जाएगा 4 मीटर। यानी ये बात, तो यहां पर क्या करते हैं? 4 लगा देते हैं। तो इस पाथ का हो गया मामला। अब कहता इस पाथ में जो एनर्जी लॉस आपका हुआ वो इतना के बराबर हुआ, और इस पाथ में एनर्जी लॉस जो हुआ वो कितना के बराबर होगा वो भी देख लेते हैं। एनर्जी लॉस्ट एलोंग पाथ
कौन सा भाई साहब, क्यू आर, अलोंग पाथ क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ हाफ एम बी स्क्वायर और यहाँ पर वेलोसिटी आपका 0 हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ही तो यहाँ पर लॉस हुआ, तो ये हो जाएगा कितना, बता दिया जाए, ये हो जाएगा कितना, क्यू आर के बाद होगा म्यू एम जी और इनटू ये वैल्यू है आपका एक्स के बराबर, है ना, ये वैल्यू कितना है, म्यू एम जी इंटू एक्स, वर्क डन तो यही हुआ ना म्यू एम जी आपका, क्योंकि यहाँ पर जो है सो एम जी नीचे काम करेगा, ऊपर की तरफ आपको नॉर्मल N1 लगा, तो फिर ये इधर जा रहा तो फ्रिक्शन का फोर्स इधर काम किया, और जब फ्रिक्शन का फोर्स इधर काम किया तो फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हुआ है वो म्यू एम जी इंटू एक्स के बराबर। अब ये कहता है कि ये एनर्जी लॉस और ये एनर्जी लॉस दोनों क्या है, बराबर है ना, कहते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो अपन के पास क्या आने वाला है, देखा जाए, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से आपका सवाल देखिए कि इस पाथ के अलोंग जो एनर्जी लॉस हुआ है और जो इस पाथ के अलोंग एनर्जी लॉस हुआ है दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एनर्जी लॉस का वैल्यू और ये वाला एनर्जी लॉस का वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 4 इक्वल टू म्यू एम जी इंटू एक्स। अब देखिए म्यू एम जी और म्यू एम जी मेरा खत्म हो गया, तो अपन के पास एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा, यानी 4 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू √3 अपॉन 2, ये खत्म हो गया 2 टाइम्स, सो यहाँ से क्या होगा 2 √3 मीटर इक्वल टू 2 इंटू 1.73 2 मीटर, बोले तो 2 दूना 4 होगा, 3 दूना 6 होगा और 17 दूनी 34, है ना, यानी कहने का मतलब ओवरऑल ये कितना आगा 3.5 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसीलिए एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3.5 मीटर, ये वैल्यू आ गया। तो अब देखिए 3.5 मीटर का में अपन के पास 2 ऑप्शन है, और जब 3.5 मीटर का 2 ऑप्शन है तो हम क्या करें, यहाँ से अगर अब देखिए इस दोनों में अगर मैं एक्स का वैल्यू डाल दूंगा तो क्या मेरे पास म्यू का वैल्यू आएगा, म्यू का वैल्यू आएगा। अच्छा एक बात, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो अपन का लॉस हुआ वो इस लॉस और इस लॉस के सम के बराबर तो होना ही चाहिए, एकदम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं अगर mgh लिखूं तो ये और ये दोनों हमारा क्या होगा, एडअप आ जाएगा, और मेरा काम म्यू निकालना एक बस बाकी रह गया, वो भी हम लोग निकाल लेंगे। फिर से समझना है भाई साहब, यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करा था, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करने के बाद पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी जो यहां तक आकर के हुआ तो उसका एक हिस्सा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी में रह गया। अब ये भी काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से समाप्त हुआ है, इसका मतलब यह लॉस और यह लॉस टोटल मिलकर के हमारे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को कंपनसेट कर देता है, बात खत्म हो जाती है। जब बात खत्म हो जाती है तो क्या करें हम, तो यहां से अगर मैं बात कर लूं कि म्यू एम जी कॉस थीटा जो हमारा ये वर्क डन फ्रिक्शन का इसके चलते लॉस और फिर इसके चलते जो हमारा लॉस हुआ, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये पूरी की पूरी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी उसके बराबर तो उसको होना चाहिए, और बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि नहीं क्यों होगा,
यहां से जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ था तो उसने यहां कुछ काइनेटिक एनर्जी छोड़ा, और वो भी काइनेटिक एनर्जी जो था वो यहां आकर के खत्म होता है। इसका मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है, इस लॉस और इस लॉस से कंपनसेट हो रहा है। बड़ी बात तो ये है कि हमको एक्स का पता पड़ चुका है, और जब एक्स का पता पड़ चुका है तो ये और ये दोनों जोड़ करके ये दोनों वर्क डन कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी के लॉस के बराबर हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, और जब ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर देंगे तो हमारा म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। और म्यू का वैल्यू तब कितना होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। और अब देखते हैं यहां से आगे कि मैं क्या करता हूं। कहते हैं अगेन, एक बार फिर से हम लिखना चाहेंगे कि mgh जो है ना, ये बराबर है टोटल म्यू mg cos थीटा इंटू 4 और प्लस म्यू mg इंटू एक्स के। बस यही काम करना है, हमारे म्यू का वैल्यू यही से आ जाएगा। पहली बात तो mg हमारा चला गया, यानी h इक्वल टू होगा म्यू यानी 4 म्यू इंटू कॉस थीटा और प्लस म्यू इंटू एक्स। तो अगर मैं म्यू कॉमन ले लूं तो 4 कॉस थीटा और प्लस एक्स होगा, और एक्स का वैल्यू पता हो चुका है। सो म्यू इंटू 4 और एक ही बार में लिख देते हैं, और म्यू इक्वल टू 2 बाई 4 कॉस 30 डिग्री और प्लस 3.5। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 हो गया ना। ये 2/4 इंटू √3/2 और प्लस 3.5 इक्वल टू, ये 2 टाइम्स जाएगा यानी 2 बाई हमारे पास होगा 2√3 और प्लस 3.5। तो लगभग मेरे समझ से ये हो जाना चाहिए। कितना देखा जाए, 2√3 का वैल्यू फिर से वही आएगा, 3.5 ही तो आना चाहिए ना। 2√3 का वैल्यू 3.5, तो 3.5 3.7 हो गया 2/7। तो 0 पॉइंट है ना 14 6 0 ऑलमोस्ट ये 2.9 के आसपास, 2 पॉइंट है नहीं ये। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास जो ये 0.29 का ऑप्शन देता है। सो सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, जो 0.29 इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड 3.5 मीटर इज द व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। ये वाला वैल्यू है। तो कुल मिलाकर के इस सवाल को आप ऐसे ही समझते रहना है, और समझते हुए आगे बढ़ते रहना है। और जब तक बढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, नहीं बढ़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इस सवाल को आप नोट करें, पॉज करें, जैसा करना है वैसा करें। और अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, और देखते हैं कि वो सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, सवाल हमसे क्या मांग रहा है। एकदम पूरे स्थिर से, जब कभी भी करे, कभी बड़े प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, खास करके जेई के मामले में, तो उस समय में हमें थोड़ा गंभीर और थोड़ा आराम से चीज़ों को काम करना चाहिए, ताकि आपको कोई कठिनाई नहीं हो। एक और सवाल लेते हैं। देखिए सवाल क्या है, और बॉडी इज, ये भी आईआईटी का ही क्वेश्चन है, सीधे सीधे मैं बात कर रहा हूँ, है ना। आईआईटी का सेशन तो थोड़ा पुराना क्वेश्चन है तो मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ। और बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अच्छी बात है। और बॉडी इज मूव्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन by a machine delivering constant power। स्ट्रेट लाइन
by a machine delivering constant power, delivering constant power। ठीक बात है। इसके बाद कहता है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t is proportional to the distance moved by the body, distance moved by the body is proportional to t is। ए नंबर में यानी डिस्टेंस को टाइम के साथ लिया गया है कि टाइम जो है वो डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे वैरी करता है। पहला है टी पर पावर 1/2, 4 ऑप्शन है इसके पास। दूसरा है टी पर पावर 3/2 और तीसरा है दूसरा है टी पर पावर 3/4, तीसरा है टी पर पावर 3/2 एंड द फोर्थ वन इज टी स्क्वायर। कोई चिंता की बात नहीं है। प्रॉब्लम आ गया अपन के सामने, मिल करके हम लोग विचार करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहली बात तो है कि बहुत भारी भरकम प्रॉब्लम ये नहीं है, अगर है भी तो हम लोग लड़ने की क्षमता रखते हैं और जरूर लड़ेंगे। एक बार सवाल को आप पढ़िए और पढ़ने के बाद देखिए कि हम लोग इसमें कैसे करें, और आप एक बार चाहें तो इस पर काम कर भी सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सोच लिए? आइए अब हम लोग मिलकर करते हैं, देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसने कहा, हमने मान ली बात। स्ट्रेट लाइन के अलोंग बॉडी मूव कर रही है बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। ओ हो आ हा। ये जो पार्टिकल है, कार है, घोड़ा है, गाड़ी है, जो भी है, इसको है ना बॉडी बोला है तो हम कार ही मान लेते हैं। कार थोड़ा सुंदर बना देते हैं, आपको चढ़ने में अच्छा लगेगा कार पर। क्या कार की सवारी करिए, और कार की सवारी जरूर अच्छे से करेंगे जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे। कह रहा है कि ये कांस्टेंट पावर P, इसका इंजन जो है वो लगातार जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो कांस्टेंट वैल्यू से कर रहा है। पावर इसका कांस्टेंट रखा गया है, P इक्वल टू कांस्टेंट। सवाल ने लिखा डिलीवरिंग अ मशीन delivering constant power, the distance moved by the body is proportional to t is। अब देखिए कैसे बनाएंगे। कुछ तो सवाल में ऐसा नहीं लगता है कि कुछ दिया हुआ है, और हमें करना भी क्या है, हमें करना है डिस्टेंस टाइम का रिलेशन लाना है, p को कांस्टेंट रखते हुए। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन पूछा है। आराम से होगा, जो बोला है वो कर देते हैं ना। P इक्वल टू अपन को मालूम है dw/dt होता है। देखते चलिए कहां से हम लोग तार को जोड़ेंगे। और तो dw इक्वल टू क्या होगा, P इंटू dt होगा। बिल्कुल होगा, इसमें कौन सी बात। आपको तो पावर का डेफिनेशन पता ना, वर्क डन पर मिनट टाइम से पावर, और P इक्वल टू dw/dt होता तो मालूम है हम लोगों को, उसी को हम लोगों को इंप्लीमेंट देना है। dw इक्वल टू P इंटू dt हुआ। अब dw कैसे निकालते हैं ये भी मालूम है। ये होता है, अगर मैं इसका मास m मान लूं तो मैं सबसे पहले f dx करता हूं और इक्वल टू P dt हुआ। फिर देखा जाए, यहां मैं f को क्या लिखूंगा, क्या इसको मैं m इंटू a लिख सकता हूं, dx इक्वल टू P dt। ये देखिए मैथमेटिक्स का कमाल है। ये सवाल है फिजिक्स का, ये सही बात है, पर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कितना बेहतर है अपन के पास, उसके हिसाब से सवाल ये सॉल्व होने वाला है। और अगर उसमें कोई कमी है तो फंसेंगे हम, पर ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं आपको दिखा रहा हूं ना, और आप मेरे साथ सीखिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी लर्निंग फेज है हमारा, कोई प्रतिष्ठा जाने वाला नहीं है। रिजल्ट ले लेना है तो मतलब ले लेना है। कैसे होगा,
एक एक स्टेप को समझने से होगा, एक एक सवाल को गौर करने से होगा, एक एक कॉन्सेप्ट को फील करने से होगा। ठीक है, अभी तक कुछ हासिल तो हो नहीं रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ए को चेंज करता हूँ, और चूंकि ये मेरे पास में ये वाला मामला dx है, तो v dv बाय dx के टर्म में आपको पता है कि एक्सीलरेशन का दो रिलेशन होता है, एक होता है a इक्वल टू dv बाय dt, पहले डिस्कस हो चुका है, और दूसरा होता है v dv बाय dx। इसी में से निकालते हैं, खोज करें, कोई नई चीज नहीं है वो, है ना। इसमें कुछ नहीं, आपको ऊपर में dx से गुना कर दीजिए, नीचे में dx से, ये सॉरी, हाँ ठीक है, कर दीजिए इसको ऊपर नीचे, dx से गुना कर दीजिए, v dv बाय dx आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वही तो लाया है मैंने, तो आ गया। अब देखिए इधर भी dx आ गया, इक्वल टू p dt हुआ, ये dx से dx मर गया, सो m v dv इक्वल टू p इंटू डी टी। अभी कुछ हुआ नहीं है आपका, अभी इसको कलाकारी करना है, इसको इंटीग्रेशन मारिए, है ना। तो यहाँ से m हटा लेंगे, और ये होगा v dv का इंटीग्रेशन, तो होगा p इंटीग्रल dt। पावर कांस्टेंट है, मैं सेव करके रखता हूँ, इसको मैं 0 से t और इसको मैं 0 से v कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या रिलेशन आता है, m इंटू वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू p इंटू टी। इस सब से कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हो जाएगा m, ऐसा देखें, वी स्क्वायर का वैल्यू होगा ट्वाइस p बटा m इंटू टी, और यहां से होगा v इक्वल टू रूट अंडर 2p बटा m, और इसको भी मैं रूट अंडर t लिखता हूं, या t पर पावर हाफ लिख के अलग कर रहा हूं, क्रियाक्रम इसी का होना है। अब वेलोसिटी को तोड़ देते हैं dx बाय dt के फॉर्म में, और जब dx बाय dt के फॉर्म में तोड़ते हैं, तो वो जो हमारा ख्वाहिश था ना, वो रूट अंडर 2p बटा m और इंटू टी पर पावर हाफ। डिस्टेंस टाइम रिलेशन इज नाउ कमिंग सुन, आ रहा है। ख्वाहिश थी हमारी और पावर भी कांस्टेंट रखा हमने, फिर भी देखिए dx इक्वल टू हो गया रूट अंडर 2p बाई m, 2p बाई m और इंटू टी टू दी पावर हाफ इंटू डी टी। अब अगर मैं इसको 0 से x उठा लूं और इसको मैं 0 से t उठा लूं, तो कुल मिलाकर के हमारा रिलेशन आ ही जाने वाला है। क्या आएगा यहां से देखिए, इसीलिए x इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, रूट अंडर 2p बाई m, और वो देख लीजिए पावर हमारा है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, t टू दी पावर 3/2 और इन डिवाइडेड बाय 3/2। यही हमारा होने वाला है 0 से लेकर के t तक। यानी अब ये जो हो सो हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये रिलेशन चाहिए होगा, यानी 2/3 रूट अंडर 2p बाई m और इंटू टी टू दी पावर 3/2, ये हमको आना है। हमको चाहिए था क्या, हमें सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन चाहिए था डिस्टेंस का टाइम के, तो ये देखिए 3/2 पावर आ गया, सी इज द ऑप्शन। लेकिन जितना आसान शुरू में लगा कि एक लाइन का प्रॉब्लम है तुरंत ऐसी की तैसी कर देंगे, सर जी ये फिजिक्स है, कभी एक लाइन के प्रॉब्लम में भी इतनी क्षमता भरी रहती, इतनी ताकत भरी रहती है कि हमारा नाक में दम कर सकता है। ये नहीं देखना है कि आज के लेक्चर में हम 2 प्रॉब्लम किए हैं और भी करेंगे नहीं करेंगे, वो बात की बात है। बहुत वाइटल चीज अभी मैं आपके लिए सेफ रखा हुआ हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन तो मैं अभी कर देता हूँ इसके बाद, एंड आपको मैंने सर्कुलर मोशन में बताया था कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कल सेफ है अभी आपका, उस पर काम करेंगे। अभी उसके लिए चिंता नहीं करना, पर सवाल का जो है सो धज्जी उड़ा लीजिए और लास्ट में उसको शुरू करेंगे, उस पर भी काम करेंगे। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें, और थोड़ी सी चर्चा आज एनर्जी कंजर्वेशन पर कर लेते हैं, है ना। ये जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे यूनिवर्स का टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली ऑन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म। ये तमाम जो बातें हैं, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर ये सब चीजें लागू
नहीं होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं, हाँ ये बात सही है कि वो चीज जो बोला गया है वो 100% सही है, पर आप अगर ध्यान से सुने उस लाइन पर, अगर आप गौर करें तो टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, ये सही बात है। एंड वी हैव द सिस्टम दैट ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म। सही है, अगर मान लो कि मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी है तो वो जब टूटता है तो कभी साउंड एनर्जी, कभी लाइट एनर्जी, कभी काइनेटिक एनर्जी, तो कभी इलास्टिक पोटेंशियल, यानी बहुत सारे ब्रांच में टूट सकता है ना। तो ये तमाम एनर्जी को टोटल को अगर करेंगे तो वो इनिशियल के बराबर होगा, वो ठीक है। हम लोग यहाँ बात करते हैं कि किसी भी सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। क्योंकि इस चैप्टर में और इससे रिलेटेड जितने भी काम हम लोग करेंगे उस काम में मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन की बात चलती रहेगी, तो ज़्यादा फोकस हमें उस पर करना है। वो तमाम बातें, वो टोटल जो फैक्ट्स बताए गए हैं, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, वो सब कुछ सही है। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, वो सब कुछ सही है। बट इन दैट स्टेटमेंट वी हैव द ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सारे जितने भी पॉसिबल एनर्जी के रूप बनेंगे सबको सम करके तो वो सेफ रहना है। तो उतना ज़्यादा अभी हम लोगों को बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करनी है, मीन्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन की बात करनी है। सो इन दिस चैप्टर वी आर कंसर्न्ड विथ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन ऑल द वे। सो उस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सीधा लिखते हैं कि एज वी नो, 4 लाइन में बात खत्म करेंगे हम लोग। एज वी नो, हालांकि मैं इसको 9th क्लास के बेस पर भी थोड़ा निकाल करके आपको दिखाऊंगा जो अच्छा लगेगा आपको। एज वी नो माइनस डी डब्ल्यू मतलब डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और इसको मैं लिख सकता हूँ यू एफ माइनस यू आई, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से चलेगा, और ये माइनस इसको तो पता है कि ये होता है क्या, डेल्टा के ई के बराबर। ये भी मालूम है कि ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, इसके हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे, या इसको ऐसा करते हैं एक बार और इसको शेड्यूल में लाकर लिख ही देते हैं, कहेंगे एंड, है ना, डी डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के ई, इक्वेशन नंबर 2 वर्क एनर्जी थ्योरम। सब पता है अपन को, ये वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोगों ने सीखा हुआ था, और जब वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों ने सीखा हुआ था तो यहाँ से फटाफट क्या कर लेंगे हम लोग, इसको देखा जाए तो इसको सेट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, और यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और तब यहाँ से हमें मिलने वाला है और यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल और प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो यहाँ से हमें हो जाएगा यू एफ प्लस काइनेटिक एनर्जी एफ इक्वल टू यू आई और प्लस काइनेटिक एनर्जी आई, अर्थात U प्लस के ई बराबर कांस्टेंट। और ये सब कब होता है, ये तमाम चीजें तभी पॉसिबल होते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, है ना, दिस हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर वो नहीं लगेगा तब अपना काम सही तरीके से होगा, क्योंकि अगर उसने एक्सटर्नल फोर्स का इंप्लीमेंट अगर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, तो फोर्स अगर मूविंग बॉडी पर काम करेगा तो वर्क तो वो करेगा, और जैसे ही एक्स्ट्रा वर्क हुआ तो एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई तो मामला खत्म। इसीलिए एक्स्ट्रा फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स
नहीं यूज होना चाहिए। सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का ये प्रिंसिपल कहलाता है कि इन द एब्सेंस ऑफ external unbalanced force the total mechanical energy of the system always remains conserved, और इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब आपको कोई तरह का बैंडेशन नहीं है सवाल करने में, लगातार हम लोग सवाल करते रहेंगे अब, और बहुत सारी बातें ऐसी होगी जिस पर एक खूबसूरत चर्चा हम लोग करेंगे। और अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो अब आपको सारी बातें एक से एक तरह का मामला आपके सामने आएगा और आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी उस तरह के सवाल को सॉल्व करने में। एकदम आराम से 1 मिनट में बड़े से बड़े प्रॉब्लम, जैसे मान लेते हैं अगर मैं इलस्ट्रेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं किस तरह से सवाल रन करेगा एकदम बिल्कुल। सपोज कीजिए कि यहाँ हमने क्या करा, सब पर चर्चा होएगी लेकिन अभी तत्काल मैं आपको बता देता हूं। सपोज कीजिए कि हमने क्या करा, एक स्प्रिंग लिया, एक स्प्रिंग ले करके यहाँ एक ब्लॉक करके और दूसरा स्प्रिंग एक और ले लिया। आपका मर्जी हो तो और भी आप स्प्रिंग ले लें, कहीं से आपको दिक्कत में आने की जरूरत नहीं है, आपका मर्जी हो और ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं K1 हो गया, मान लेते हैं K2 हो गया, मान लेते हैं K3 हो गया, डरना नहीं है। एम मास का ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस है, आपको कहा गया कि इसको मैं राइट वार्ड डिस्प्लेसमेंट x दे करके एंड वहां से रिलीज करता हूं, तो बताइए जब ये अपने इस मतलब एनएल पोजीशन पर या ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। साफ सीधी बात है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका ए पोजीशन और इसका ओ बी पोजीशन चेक कर लेते हैं, या इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। अब यहां जब आप इसको खींच करके लाए हैं तो आपने क्या किया, इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर दिया। कितना हो जाएगा भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट अगर आपने यहां से एक्स नोट दिया है, सवाल में लिखा रहेगा, सब मैं ऐसे ही आपको एक प्रैक्टिस में दे रहा हूं। तो टोटल एनर्जी एट ए बराबर टोटल एनर्जी एट बी, खत्म बात। ए पर और बी पर, तो यह सॉरी बी पहले लीजिए और ए बाद में ले लीजिए। इसको आप बी कह दीजिए और इसको आप ए कह दीजिए। क्या करेंगे आप सोच करके देखिए कि अगर ये एक्स लेंथ एक्स नॉट लेंथ से दाहिने डिस्प्लेस किया जाता है तो क्या होगा, चारों स्प्रिंग एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो क्या होगा, हाफ K1 एक्स नॉट स्क्वायर प्लस हाफ, एक दो स्प्रिंग इलोंगेट होगा और दो कंप्रेस होगा, दोनों सभी के फोर्स इसी डायरेक्शन में क्रिएट होंगे, इसमें परेशान नहीं होना है। हाफ K2 एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ K3 एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ K4 एक्स नॉट स्क्वायर, टोटल मिल करके जो है ना बच्चा हाफ mv स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के प्रॉब्लम में डरना, कोई हाफ सब जगह खत्म हो जाएगा, एक ही बार में आप देख लीजिए ना कितना आता है आपका। इसीलिए जो v का वैल्यू आ जाएगा आप देख लीजिए, ये हाफ चला गया तो एक्स नॉट स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ होगा क्या बोला जाए, K1 प्लस K2 प्लस K3 और प्लस K4 और पूरे पर आप लगा दीजिए रूट, बस हो गया वैल्यू। यानी K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 के रूट ले लीजिए और साथ में एक्स नोट कर दीजिए, आंसर हो गया आपका। कहीं से है कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप देखिए ऐसे सब सवाल बारी बारी से करेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी। मान लेते एक ट्रैक ले लिया हमने, यहाँ पर कोई m मास का ब्लॉक है और h हाइट से हमने रिलीज कर दिया और बोलता है कि यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं और ये स्प्रिंग जो है यहाँ इंतजार कर रहा है कि बेटा तुम आओ नीचे। तो कहता है कि ये ब्लॉक m मास का जब ये स्मूथ ट्रैक है, माने इस तरह के सवाल बहुत से आने वाले हैं। कितना इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, तो बोलता कितना ये दबेगा, व्हाट इज द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो क्या करना है, ये h = 0 लेवल है,
यहाँ की एनर्जी बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, mgh इक्वल टू सीधा होगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, खत्म बात। अब यहाँ तो काइनेटिक भी आएगा, फिर वो काइनेटिक यहाँ जाएगा, वही काइनेटिक फिर इलास्टिक पोटेंशियल में बदलेगा, तो वो तो दोनों जगह कॉमन आएगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ की एनर्जी को यहाँ की एनर्जी के बराबर कर दिया। और अब आप ध्यान से देखें, ये 2mgh बटा के का रूट चढ़ा दीजिए, और रूट चढ़ा दीजिए तो यही हो जाएगा किसका वैल्यू, बराबर एक्स नॉट का वैल्यू। आंसर। एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से सवाल कितने आसान हो जाते हैं आप सोच नहीं सकते, लेकिन बड़ी ही सावधानी के साथ इसका जब तक मच मोर प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक हम लोगों का काम। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम पर काम करेंगे हम लोग, और तब जा करके जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे लेक्चर आगे तो बढ़ेगा, पर चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा। आज के लेक्चर को यहीं तक रहने दीजिए, थोड़ा इस पर ढंग से विचार कीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, आपका समय भी शुभ रहे, मेहनत करें, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।